हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सीयूटी पीजी बीएड के लिए हम लोग पेपर एनालिसिस करने चल रहे हैं। इस बार पॉलिटिकल साइंस से 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 20 प्रश्न। ये जो एनटी है ना, थोड़ा सा नटखट है, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को छेड़ देता है। जैसे इस बार क्या किया है, पॉलिटिकल को छेड़ दिया। पिछली बार क्या था, पिछली बार पॉलिटिकल खाली 5 या 6 प्रश्न पूछा था। इस बार हिस्ट्री से 6 प्रश्न कर दिया है और पॉलिटिकल से ज्यादा कर दिया। पिछली बार इतिहास से 20 प्रश्न कर दिया था, इस बार पॉलिटिकल से 20 प्रश्न कर दिया है। तो एनटीए थोड़ा सा नटखट है, आपदे मन का करता रहता है, बट कोई बात नहीं, जो भी पूछेगा, जितना भी प्रश्न है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। आइए तो देखिए, जितने प्रश्न पूछे गए पॉलिटिकल से, मैं आपको पॉलिटिकल करा देता हूँ। वीरेंद्र सर आएंगे तो आपको ज्योग्राफी करवा देंगे, कुंदन सर इतिहास करवा देंगे। बाकी ऐसी बारी बारी से हर एक टीचर अपने अपने हिस्से का जो यानी कि जो सब्जेक्ट्स है उसको सॉल्व करा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि 2003 में भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। अब देखिए, वैसे तो जब बात करते हैं भाषाओं की, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। तो जब हम बात करते हैं शेड्यूल 8 की, किसकी बात करते हैं, भारतीय संविधान के शेड्यूल 8 की बात करते हैं, तो मूल रूप से यहां पर केवल और केवल 14 भाषा थी। कितना, 14 भाषा थी। फिर उसके बाद सिंधी जुड़ी, उसके बाद जो है कि 8 भाषाएं बाद में और जुड़ गई। तो आपसे पूछ रहा है 2003 में, तो 2003 में 4 भाषाएं जुड़ी थी। 2003 में कौन सी भाषा जुड़ी थी, 4 भाषाएं जुड़ी थी। कौन कौन सी जुड़ी थी, तो संथाली, मैथिली, मैं लिख दे रहा हूं, संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी, बोडो और डोंगरी। तो यहां पे ये 4 भाषाएं थी, ठीक है। ये 2003 में जो कि इंक्लूड की गई थी। अब अगर 2003 में ये 4 इंक्लूड की गई थी, तो देखो इन चारों में से कौन कौन से यहाँ पे मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि संथाली, मैथिली और बोडो, यानी बी, सी और डी मिल रही है। तो बी और सी और डी कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ पे क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। हालांकि यहाँ पे जो बच्चों द्वारा या फिर जो बच्चा साथ प्रश्न इसका छोड़ दिया है, इस प्रश्न को अटेंड ही नहीं किया, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बी, सी और डी हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन सा प्रश्न है, हम उसके ऊपर बढ़ते हैं। इसके बाद जो है कि इस पेपर में कौन सा प्रश्न है, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कहा गया यहाँ पे। अब चौथा प्रश्न जो है कि एनसीईआरटी से है दोस्तों, पूछा है मार्शल प्लान संबंधित था। मार्शल प्लान क्या था, थोड़ा सा मार्शल प्लान के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। मार्शल प्लान, अब प्यारे साथी, जो मार्शल प्लान है, ठीक है, ये 1948 में लाया गया था। 1948 में कब, क्यों लाया गया था, तो मैं बता दूं। देखिए, जो आपका यूरोप था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप 2 भागों में बढ़ जाता है। इधर जो ईस्टर्न यूरोप, या जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वी यूरोप, तो पूर्वी यूरोप पे यूएसएसआर क्या करता है, डोमिनेट करता है। और पश्चिमी यूरोप पे कौन डोमिनेट करता है, यूएसए डोमिनेट करता है। तो पश्चिमी यूरोप यानी वेस्टर्न यूरोप को इकोनॉमिक हेल्प करने के लिए, या कहे कि आर्थिक सहायता देने के लिए क्या बनाया गया था, मार्शल प्लान बनाया गया था अमेरिका के द्वारा। मार्शल प्लान ही क्यों, क्योंकि उस समय अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे उनका नाम था जॉन मार्शल। अब इन्होंने क्या किया, मार्शल प्लान के माध्यम से 1948 में इकोनॉमिक हेल्प देने की कोशिश किया, किसको, पश्चिमी यूरोप को। तो यहां कह देंगे यूरोपियन रिकवरी कार्यक्रम से संबंधित है मार्शल प्लान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहां पर भी तीसरा हो जाएगा। हालांकि बच्चे ने दूसरा चूज किया था, वो गलत है, ठीक है। यूरोपियन रिकवरी कार्यक्रम से, यानी कि यूरोपीय जो देश थे जो पूरी तरीके से बिखर गए थे, उनको आर्थिक सहायता दिया जा रहा था अमेरिका के द्वारा, ठीक। फिर उसके बाद बात करेंगे आगे। आगे कौन सा प्रश्न था, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा प्रश्न है, ठीक है। पहला, चौथा, इसमें जो कि 10वां प्रश्न जो है कि 6, 7, 8, 9, 10, ये 10वां प्रश्न जो है कि आपका किससे रिलेटेड है, तो ये जो 10वां प्रश्न है ये रिलेटेड है प्यारे, जो है कि आपका मौलिक कर्तव्य से। किससे रिलेटेड है, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। तो आइए यहां पे देखते हैं, अच्छे से इसको समझते हैं। देखिए, आपसे कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लिखित है या उल्लेख है। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं, पुनः सर ये बड़ा कैसे होगा, होता रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो मजा आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको समझा, क्योंकि वहां पे थोड़ा छोटा दिख रहा है। इस पे, यहां पे नहीं, नहीं वहीं से होगा। थोड़ा सा एक बार बुला लीजिएगा, तो क्योंकि थोड़ा सा प्रश्न बड़ा कर लेंगे ना, थोड़ा ठीक रहेगा। चलिए तब तक मैं आपको बताता हूं। यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। दोस्तों, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। कहां पे,
अनुच्छेद 51A में। देखिए अनुच्छेद 51A में पहले जब, हालांकि अनुच्छेद 51A कब जुड़ा था, तो ये जुड़ा था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा, है ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से जुड़ा था। लेकिन फिर जिस समय ये जुड़ा था तो उस समय कितने कर्तव्य थे, तो उस समय केवल और केवल 10 थे। बाद में एक 11वां कर्तव्य भी जुड़ा सन 2002 में, और जो 11वां कर्तव्य जुड़ता है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जुड़ता है। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 11 कर्तव्य हो जाते हैं। ये बड़ा कैसे होगा, अगर इसको बड़ा करना होगा तो मूव पे, ठीक है। अब क्या करें, नहीं हो रहा है, ट्राई तो भी कर रहा हूं, मूव तो हो जा रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है ना, ये दिक्कत है। क्योंकि बड़ा होगा तो थोड़ा सा क्वेश्चंस की जो साइज है और भी अच्छा दिख जाएगी। नहीं हो रहा है अभी, पता नहीं, वो आकाश सर बुलाए वो कर रहे थे, हो रहा था। ठीक है, तब तक हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 10वां हो गया। इसके बाद 18वां प्रश्न आप लोगों से पूछा है इसका। ठीक है, 18वें प्रश्न पे सीधे सीधे पहुंचते हैं हम लोग। 16, 17 और 18। यहां 18वां प्रश्न को जरा से देखिएगा। ठीक है, 18वां प्रश्न को देखिएगा। अब 18वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, 18वां प्रश्न कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए यानी असर्शन के रूप में है, तो दूसरा रीजन के रूप में है। सर इसको कैसे आप बढ़ाए थे, जूम इन करिए, अच्छा जूम इन करने बढ़ेगा, करिए। ठीक, अब ऊपर नीचे करना, वहां से मूव टूल ले लीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, तो इस प्रश्न को मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये प्रश्न कह रहा नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक असर्शन है तो एक रीजन है, दोनों को पढ़ के समझना है आपको। देखिए अभिकथन ए क्या कहता है आपसे, अभिकथन ए क्या कहता है, कहता है कि भारत का संविधान विधायी शक्तियां संसद एवं विधानसभाओं में वितरित करती है। भारत का संविधान क्या करता है, जो विधायी शक्तियां उसको संसद और विधानसभाओं में वितरित करती है। बिल्कुल, ये तो आपका सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं अनुसूची 7, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, जब आप अनुसूची 7 का अध्ययन करते हैं तो अनुसूची 7 में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो यहां पे तो क्लियर कहा गया है कि जो संसद है और विधानसभा, इन दोनों में ही क्या होता है, विधायी शक्तियों को बांटा गया है। राज्य की अपनी अलग शक्तियां होती है, केंद्र की अपनी अलग शक्तियां होती हैं। ठीक है, और कारण आर कहता है कि अवशिष्ट शक्तियां राज्य विधानसभाओं में निहित नहीं, केवल राज्य विधानसभा में निहित नहीं है। तो यहाँ पे कारण गलत हो जाएगा, तो हम कह देंगे ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, 18वें प्रश्न का सी सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न 19वां है। 19वां, चलिए इसको भी आपको क्या करते हैं, अच्छे से समझा देते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न आपसे क्या पूछा है, 19वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम को जिस B-29 विमान से गिराया गया था उसका नाम क्या था, यानी जो विमान था उसकी बात कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, जापान, ठीक है, ये एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया, ठीक है, एनसीईआरटी से है। ठीक है, जापान की बात कर रहा है। जापान के 2 आइलैंड पे, हिरोशिमा और नागासाकी, दोनों पर बम गिराया गया था। कहां पे, हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों ही आइलैंड पे क्या गिराया गया था, न्यूक्लियर या परमाणु बम से हमला किया गया था। हिरोशिमा पे जो हमला किया गया था वो किया गया था 6 अगस्त 1945 को। नागासाकी पे जो हमला किया गया था 9 अगस्त 1945 को किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो इस पे परमाणु बम गिराया गया था उनको कोड नाम दिया गया था। तो कोड नाम क्या था, हिरोशिमा पे जब बम गिराया गया था उसको कोड दिया गया था लिटिल बॉय। ठीक है, और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उसको नाम दिया गया था फैट मैन, लिटिल बॉय फैट मैन नाम दिया गया था। अब दोस्तों एक बात यहाँ पे ये देखना है कि जो हिरोशिमा पे लिटिल बॉय बम गिराया गया था, जिस विमान के द्वारा गिराया गया था, उस विमान का नाम क्या था, तो उस विमान का नाम था इनोला गे। क्या नाम था, इनोला गे नाम था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 19वें का तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। अगला कौन सा प्रश्न था जो पॉलिटिकल से था, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, 23वां था। कौन सा था, 23वां। आइए 23वां आपको समझाते हैं। यहाँ पे 22 हो गया, 23वां। यहां देखिएगा, 23वां थोड़ा सा आपको बढ़ा करके बताते हैं और देखिएगा इसको अच्छे से। ठीक है ना, 23वां यहां देखिए। अब क्या कह रहा है 23वां कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित उल्लेखित विषयों को भाग अनुसार व्यवस्थित करिए। ये किस किस भाग में इंक्लूडेड है या फिर किस किस भाग में ये सब शामिल है दोस्तों। अब देखिए अधिकरण की बात करता है तो ये भाग 14 के क में है या 14A में है। ठीक है, सहकारी समितियां,
सहकारी समितियां किसमें है, तो ये जो है कि भाग 9 ख में है, भाग 9 ख में कह देंगे, ठीक है। वहीं निर्वाचन की बात करेंगे तो ये भाग 15 में है, ठीक है। नगर पालिकाएं ये भाग 9, एक मिनट, सहकारी समितियां 9 क में होगा, ठीक है, 9 क में होगा। नगर पालिका जो है कि 9 ख में होगा, 9 ख में होगा। आपातकालीन भाग 18 में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप मिलाएंगे तो इसका क्या उत्तर हो जाना चाहिए, इसका उत्तर आपका हो जाना चाहिए, देखिए आखिरकार विकल्पों सही उत्तर चुनिए। एक सेकेंड, आपको जो है कि अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता दे रहे हैं दोस्तों। चलिएगा, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए 9, एक सेकेंड, यहाँ पे ये चीज उल्टा हो गया है। देखिए अधिकरण जो है एक तो भाग 14 में ही रहेगा, भाग 14 है क यानी भाग 14 ए में। सहकारी समितियों की जब आपसे बात करता है तो ये भाग 9 ख में, जो मैंने आपको पहले बताया वही सही है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे निर्वाचन की, तो निर्वाचन का उल्लेख भाग 15 में है। नगर पालिका का जो उल्लेख है ये कहाँ है, भाग 9 क में है। उसके बाद आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भाग 18 में है। तो भाई सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा हो जाएगा डी, फिर उसके बाद कहाँ चला जाएंगे हम लोग, बी में, फिर उसके बाद 14 ए में, फिर 15 सी, और फिर उसके बाद कहाँ गया, आपातकालीन 18 ई। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी बी ए सी ई, यानी कि हम 23वें प्रश्न का सही उत्तर क्या कर देंगे, तीसरा सही उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा 25वां प्रश्न जो है वो भी पॉलिटिकल से है। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, ये थोड़ा सा इसका लेवल कह सकते हैं थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। इसका लेवल आप थोड़ा सा कठिन कह सकते, मान सकते हैं। आइए मैं आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। अब इनको जो है कि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। अगर हम बात करें आईएलओ के गठन की, तो आईएलओ का जो गठन होता है दोस्तों, ये हो जाता है आपका 1919 में ही हो जाता है। कब हो जाता है, 1999 में ही हो जाता है, जिस समय वर्साई की संधि हुई थी उसी समय। स्टालिन की मृत्यु, तो जो कि सोवियत संघ का दूसरा नेता था, इसकी मृत्यु हो जाती है 1953 में, ठीक है। पॉट्सडैम सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के टाइम पे 1945 में हुआ था। और उसके बाद चीन में माओ जेडांग ने जो साम्यवादी सरकार बनाई थी, 1949 में चीनी क्रांति हुआ था माओ जेडांग के लीडरशिप में, तो 1949 हो जाएगा। स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण जो हुआ था मेरे दोस्तों, वो हुआ था 1957 में, जी हाँ बिल्कुल 1957 में हुआ था। अब जो है कि आपको ये थोड़ा सा कठिन लेवल का प्रश्न क्यों बन जाता है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कठिन लेवल का प्रश्न इसलिए बन जाता है दोस्तों क्योंकि यहां पे आपको ईयर वाइज पूछा गया, यानी मल्टीपल स्टेटमेंट है, वो भी अलग अलग चैप्टर के पॉइंट्स उठा करके यहाँ पे डाले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा अगर आप मिलाएंगे तो सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे 1919, उसके बाद क्या हो जाएगा 1919 के बाद 45 के बाद 49, ए सी डी बी ई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको तीसरा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कि कौन सा प्रश्न है आपका इसमें, 25 हो गया ना, 25 के बाद 26वां भी है। आइए 26वां को आपको अच्छे समझा देते हैं, 26वां को आपको अच्छे से यहाँ पे फिर से एक बार समझा देते हैं दोस्तों। देखिए 26वां प्रश्न क्या कहता है, 26वां कह रहा है कि किस वर्ष पर्यावरण और विकास पर विश्व कमीशन ने सतत विकास शब्दावली को लोकप्रिय बनाया। अब यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों 1987 का टाइम था, एक रिपोर्ट छपा था, बर्थलैंड रिपोर्ट। क्या छपा था, बर्थलैंड रिपोर्ट छपा था, बर्थलैंड रिपोर्ट। अभी जो बर्थलैंड रिपोर्ट था दोस्तों, ठीक है, बर्थलैंड रिपोर्ट 1987 में छपता है। इस रिपोर्ट का जो थीम था, इस रिपोर्ट का जो थीम था, वो थीम क्या था, थीम था आवर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम था, आवर कॉमन फ्यूचर नाम था दोस्तों, ठीक है, यानी हमारा साझा भविष्य। तो भैया यहीं पे आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जब यह अपना थीम छापता तो ये कहता है भैया हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, सतत विकास पर फोकस करना चाहिए। तो यहीं पे क्या होता है, सतत विकास वाली जो शब्दावली होती है लोकप्रिय बनती है, तो 1987 कर देंगे, 26 का बी कर देंगे, ठीक है। वही बात करेंगे आपसे आगे कौन सा प्रश्न है, 26 के बाद आप पढ़ेंगे 27वां प्रश्न कहा गया, 27वां प्रश्न यहीं पे यहाँ पे है। अब थोड़ा आपको 27वां प्रश्न बता देते हैं। 27वां प्रश्न को देखिएगा, 27वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, यानी भारत जो यूएन का सदस्य कब बना, तो भैया 30 अक्टूबर 1945, 30 अक्टूबर
1945 को क्या होता है, भारत यूनाइटेड नेशन में शामिल हो जाता है, या कहें कि देखिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र का स्थापना माना जाता है, और उसके 6 दिन बाद 30 अक्टूबर को भारत शामिल हो जाता है 1945 में। ठीक है, ये उत्तर कर देंगे 27वें का। उसके बाद कौन सा है जी, उसके बाद है जो है कि आपका 29वें प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे 29वां, ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कठिन लेवल का लगे, ठीक है, हालांकि ऐसा है नहीं, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। चलो यहां पे ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है ना, ध्यान देना है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए, एक असर्शन है तो दूसरा रीजन है, दोनों को पढ़ के आपको आंसर अच्छे से करने हैं दोस्तों। ठीक है, दोनों को पढ़ करके आपको अच्छे से आंसर करने हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा कथन क्या कहता है। कथन कह रहा है कि भारत का संविधान, ये संविधान से है, सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान करता। जी हाँ, बिल्कुल आप जानते हैं कि भारत के संविधान में आपको सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलेगी, नागरिकता वाले चैप्टर से है। कारण क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई भी विदेशी जो अवैध प्रवासी नहीं है, अवैध रूप से नहीं आया हो, तो भारत सरकार को देशीकरण के लिए आवेदन करके भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकता। जी हाँ, कोई भी विदेशी है अगर भारत में आता है वो अवैध रूप से ना आया हो, ठीक है, अवैध प्रवासी ना हो, भारत में वैध रूप से आए और यहाँ पे रह करके शर्तों को पूरा करके अगर देशीकरण के माध्यम से नागरिकता अर्जित करना चाहता है तो कर सकता है। तो हम कहेंगे सर कारण भी सही है। अब बात आती है क्या कारण ए को फॉलो करता है, क्या इसकी वजह से एकल नागरिकता दिया गया? तो भैया जब भी कथन कारण आए तो कथन के सामने आप लगा दीजिएगा क्यों, है ना। कह रहा है कि संविधान में सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान क्यों है? क्योंकि विदेशी आकर के यहाँ पे देशीकरण के माध्यम से नागरिकता ले सकते हैं? नहीं। तो कह देंगे सर सही तो हमारा दोनों है, कथन और कारण दोनों ही सही है, ए और आर दोनों ही सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। सही तो है लेकिन उसको फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा दोस्तों। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? बात करते हैं आपसे आगे अगले प्रश्न की। इसके बाद सीधे 34वां प्रश्न हमारा जो है कि पॉलिटिकल साइंस से है। हाँ चलिए 34वें प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, चलो 34वां प्रश्न क्या कह रहा है? 34वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि किस वर्ष भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 2025 के अंदर ही। ठीक है, वैसे देखा जाए करंट का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं। क्लियर? चलिए बात करते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है आपका 34 के बाद वो है 36वां। 34 के बाद कौन सा है? 34 के बाद है आपका 36वां। ठीक है, चलिए यहां पे फोकस करिएगा। 34 बाद 36वां। 36वें प्रश्न को जरा सा, हाँ 36वें प्रश्न को जरा सा आप देखिएगा। ठीक है, 36वें प्रश्न को जरा सा आप लोग देखिएगा। 36वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित ऐतिहासिक कालक्रम को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। अब जब 36वें प्रश्न की आप लोग यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कह रहा है तियानामेनन स्क्वायर नरसंहार। तो भैया ये होता है 1989 में। ठीक है, कब होता है? 1989 में, जिसमें सोवियत संघ क्या हो रहा था? टूटने के कगार पे था, उस समय की बात है ये। ठीक है, चेरनोबल आपदा की अगर आपसे बात करें तो ये 1986 में हुआ था बेटा। कब हुआ था दोस्तों? 1986 में हुआ था। और पोल पार्ट के अंतर्गत कंबोडिया में जो नरसंहार हुआ था, कंबोडिया में जो नरसंहार हो रहा था वो कब हुआ था? यह 75 से लेकर 79 तक हुआ था, 1975 से लेकर के 1979 तक। ठीक है, ये थोड़ा कह सकते हैं कि टफ प्रश्न के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये प्रश्न जो है थोड़ा टफ प्रश्न था, इसको मैं मान सकता हूं। अपोलो 1 ट्रेजेडी कब हुआ? तो अपोलो 1 ट्रेजेडी होता है 1967 में। कब होता है? 1967 में होता है। और क्यूबा मिसाइल संकट होता है 1962 या कहे कि 1962 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप ईयर वाइज अगर मिलाएंगे तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाना चाहिए? प्रश्न का उत्तर हो जाना चाहिए सबसे पहले 62, फिर 67, 67, 75, 86 और 89। यानी आप क्या कर देंगे? EDCBA कर देंगे। क्या कर देंगे? EDCBA कर देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा 36वें प्रश्न का। ठीक है, फिर वही बात करेंगे हम आगे 37वें प्रश्न की। 37वां प्रश्न नहीं है, 38वां प्रश्न। ठीक है, 36 के बाद डायरेक्ट हम कहाँ पहुंचेंगे? 38वें प्रश्न की। 38वां प्रश्न भी पॉलिटिकल से ही था। देखिएगा यहाँ पे 38वां प्रश्न किससे था? ये भी पॉलिटिकल से था। बहुत ध्यान समझिएगा। ये जो है कि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड प्रश्न है। ये प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से उपचार यानी रिट्स उपलब्ध है? अब आपको पता है कि आर्टिकल 32 29 32
अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रिट का अधिकार दिया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका क्या कर सकती है, 5 प्रकार के रिट को जारी कर सकती है। ठीक है, अब जो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है उसमें से यहाँ पे कौन कौन है, तो देखिए एक तो आपका हो जाता है हेबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, एक हो जाता है मैंडमस यानी परमादेश, तो यहाँ पे परमादेश है नहीं, फिर उसके बाद हो जाता है को वारंटो यानी अधिकार परीक्षा, ये भी है, उत्प्रेषण भी है यहाँ पे, ठीक है, ये भी है। इसके बाद एक हो जाता है प्रतिषेध, तो प्रतिषेध और परमादेश नहीं है, बाकी यहाँ पे 3 है, तो ए सी और डी। ए सी डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा, तो आप 3 को क्या कर देंगे, सही उत्तर कर देंगे। ठीक है, वैसे आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जयंती भी है ना। चलिए, और बाबा साहब ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था, संविधान की हृदय एवं आत्मा भी कहा था, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कौन सा है, 38 के बाद 40वां है। 38 के बाद हम 40वें प्रश्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों, हम 40वें प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, चलिएगा, 40वां प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर है। 40वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के दूसरे न्यायवादी के रूप में जाना जाता है। देखिए, भारत का जो पहला महान्यायवादी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सहायता देने के लिए क्या बनाया गया है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का पद बनाया गया है। तो दूसरा न्यायवादी कौन हो जाएगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। ये आपका जो है कि संविधान के भाग 5 से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 40 के बाद कौन सा प्रश्न है, 46 और 47। 46 और 47 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए, यहां पे है आपका 46वां प्रश्न है। 46वें प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। 46वां प्रश्न, चलिए क्या है दोस्तों, 46वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करिए, यानी इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। बांग्लादेश की आजादी, तो बांग्लादेश कब आजाद हुआ, 1971 में आजाद हुआ। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 1998 में होता है। सार्क की स्थापना कब होता है, 1985 यानी 1985 में होता है। सोवियत संघ का विघटन कब होता है, 1991 में, 25 दिसंबर 1991 में। नेपाल ने नया गणतंत्र संविधान कब अंगीकृत किया था, तो 2015 में इसने नया संविधान को अपनाया था। कब अपनाया था, तो 2015 के अंदर। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर इस प्रकार से अगर आप मिलाएंगे तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा, देखिए पहले 71 होगा, फिर 85 होगा, 71 85 91, ए सी डी बी ई, ए सी डी बी ई, ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, बी में मिल रहा है। तो अब बी को क्या कर देंगे, सीधे सीधे यहाँ पे सही उत्तर कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग हमको कमेंट करके बाद में बता दीजिएगा। आपके हर एक कमेंट का जवाब फिर मैं नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में दूंगा। इनका जो कि लाइव सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। फिलहाल यहाँ पे आपको उत्तर बता दे रहे हैं। कुंदन सर आएंगे तो आपको कट ऑफ रिलेटेड सारी बातें करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है 47वां। अब 47वां जो प्रश्न है ये भी क्या है, ये भी जो है कि आपका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, तो इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिएगा ये क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस संवैधानिक संशोधन अधिनियमों से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण किया गया। तो देखिए आपको पता 73वां द्वारा ग्राम पंचायत, 74वां द्वारा नगर पंचायत, ठीक है, 106वां 106वां होना चाहिए ना, हाँ 106वां द्वारा जो है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा के अंदर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था और ये 2023 में हुआ था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन और 106वां, यानी बी, डी और ई, ये 3 ऐसे संशोधन थे जहां पे या जिसके माध्यम से महिलाओं को क्या किया गया था, आरक्षण दिया गया था, फिर महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया गया था। तो बी डी ई हो जाएगा। और बी डी ई कहां मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 में मिल जा रहा है। कहां पे, ऑप्शन नंबर 2 में क्या मिल जाएगा आपको, बी डी ई आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद कौन सा प्रश्न है, 52 और उसके बाद 59 देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न क्या है, चलिए यहां पे देखिएगा, ये जो है कि आपको मिल जाएगा इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस वाले चैप्टर से प्रश्न है। आइए कर लेते हैं, इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिएगा जरा, देखिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न कहता है निम्नलिखित पर्यावरणीय संबंधित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। अब रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो हुआ था 1992 में। इसी को हम लोग पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। पेरिस संधि कब हुआ था, 2015 यानी 2015 में हुआ था। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, 1971 में हुआ था, ईरान के एक सिटी रामसर सिटी में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 में।
जापान की क्योटो सिटी में हुआ था। केटो 22 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका 2018 में, COP24 जब हुआ था उस टाइम पे, ठीक है, 2018 में, ठीक है, COP सम्मेलन के दौरान हुआ था। COP क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यह एक UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन, सॉरी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो उस पर बात होती है। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं इसका क्या हो जाएगा, अगर मिलान करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा CADBE, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा 52वां प्रश्न का। फिर बात करेंगे आगे, 52 के बाद कौन सा प्रश्न था जो आपसे पूछा था? 52 के बाद है 59, ठीक है, 59, 59 प्रश्न जो है वो आपका किससे है? वो है जो है कि आपका रिलेटेड है पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है ना। बस 5 प्रश्न और 4 प्रश्न, 5 मिनट, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अलग अलग अधिनियम या फिर अलग अलग आयोग के बारे में पूछा है। जैसे आपसे कह रहा है एक तरफ एक्ट या आयोग है तो दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड ईयर की बात कर रहा है। अब नीति आयोग के गठन की बात कर रहा है तो ये जाएगा 2015 में। अब देखिए ये कहाँ जा रहा है? तीसरे में जा रहा है। जब भी ऐसे मैचिंग वाले प्रश्न आए तो आपको क्या करने हैं, यहाँ देखना ये तीसरे में कहाँ मिल रहा है। पहले मिल रहा है तो पहला उत्तर हो सकता है, दूसरे में नहीं मिल रहा है तो इसको काट दो, तीसरे में नहीं मिल रहा है इसको भी काट दो, चौथे में नहीं मिल रहा है इसको भी काट दो, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीधे सीधे ए हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी कहाँ चला जाएगा? 4 में, यानी मानवाधिकार अधिनियम 1953 में आया। सी जाएगा 2 में, यानी कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में जाएगा। फिर उसके बाद डी जाएगा 1 में। आई बात समझ में? तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं? प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। 59 के बाद बात करेंगे हम 62वां प्रश्न। 62वां प्रश्न भी किससे रिलेटेड है? तो ये भी जो है कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है दोस्तों। किससे? पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को, इस प्रश्न में क्या कहा गया है दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि 2 कथन है, एक असर्शन है तो दूसरा रीजन है। असर्शन यानी कथन कहता है कि भारत के संविधान सभा के सभी सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर किया गया। नहीं, भारत के जो संविधान सभा के सदस्य उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट रूप में किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, ठीक है, और सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ था। कारण की बात करेंगे तो ये तो गलत हो गया। कहता 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। हाँ बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की तीसरी बैठक होती, मीटिंग होती है, तो वहां पे नेहरू जी ने क्या किया था? एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, और ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे लगभग 90% प्रश्न वही है जो हमने पढ़ाया है, वही सब कुछ मिला है। हाँ 2-4 प्रश्न आपको इधर उधर से देखने को मिल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, इतना भी, क्योंकि सिलेबस कंफर्म नहीं होने के बाद भी इतना सटीक बताया गया है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कथन गलत हो जाएगा, कारण सही हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, तो यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करेंगे आगे 62 के बाद कौन सा प्रश्न आपको करना है? 62 के बाद कौन सा प्रश्न आपको करना है दोस्तों? 1 मिनट रुक जाइएगा तो बताते हैं आपको। यहाँ पे 62 के बाद, अच्छा 62 प्रश्न हो गया। 59वां प्रश्न इसके बाद हमने पहले देखा कि नहीं हम लोगों ने? हाँ देखा था। 59 हो गया, 62 हो गया। 62 के बाद एक प्रश्न आपको और देखना है, 63 और 74, बस ये 2 प्रश्न और देखना है, उसके बाद क्लियर कर देते हैं। ये 63वां प्रश्न देखिएगा। 63वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों आपसे? ठीक है, फोकस करिए यहाँ पे। 63वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से क्या पंचशील का भाग था? अब देखिए, पंचशील का मतलब पंचशील समझौते की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पंचशील समझौते की बात कर रहा है। अब जो पंचशील समझौता हुआ था, मैंने आपको बता रखा था कि ये हुआ था आपका 29 अप्रैल 1944 को, ठीक है। अब भैया ये जो आपका पंचशील समझौता था, पंचशील समझौता हो तो जाता है, ठीक है, किसके बीच में होता है? तो इंडिया और चाइना के बीच में होता है। यहाँ पे 5 मुख्य बातों का उल्लेख किया गया था, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा बात था। तो आप कह देंगे सर शांतिपूर्ण समझौते की बात था कि भैया यहाँ पे आप इसको क्या कहते हैं? 1 सेकेंड, हाँ पीसफुल को एग्जिस्टेंस कहते हैं। वही बात करेंगे अहस्तक्षेप का, यानी कि एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 5 बातें शामिल थी, जबकि गुट निरपेक्षता और औपनिवेशवाद यानी इनको शामिल नहीं किया गया था पंचशील एग्रीमेंट के दौरान। ऊपर के आपको 3 देखने को मिल रहे हैं, ये जो कि पंचशील एग्रीमेंट में थे, जो कि भारत और चीन के बीच में हुआ था। तो हम कह देंगे ए, बी और सी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हम दूसरे को यहाँ सही उत्तर कर देंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपका और होता है, एक प्रश्न आपका और होता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे
74वां प्रश्न है, कौन सा है 74वां, यहाँ संविधान संशोधन से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। टोटल 21 प्रश्न है, ठीक है। टोटल कितने प्रश्न है? टोटल 21 प्रश्न मैंने आपको कराया, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस टोटल 21 प्रश्न यहाँ पे देखने को आपको मिले। देखिए, एक तरफ पे संवैधानिक संशोधन अधिनियम, तो दूसरी तरफ उनसे संबंधित है कानून की बात करता है। जैसे 52वां, अब 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1985 में होता है, जिसके माध्यम से ये कहा गया कि भैया दल बदल कानून लाया जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाएगा? ये तो इसी में चला जाएगा, ठीक है। वही 61वां की बात करेंगे तो 61वां में आपको पता था पहले जो मतदान की उम्र होती थी वह 21 ईयर होता था, लेकिन उसको घटा कर क्या कर दिया गया? उसको 18 वर्ष कर दिया गया। तो बी कहाँ चला जाएगा? 61वां, यानी मतदान उम्र में चला जाएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989। बात करेंगे 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में होता है। इसके वजह से जो भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको मौलिक राइट दिया जाता है, एजुकेशन का, शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। और 94वां संशोधन जाएगा झारखंड में जनजातीय कल्याण मंत्री से रिलेटेड। तो ए जाएगा ए में, ए जाएगा ए में, बी जाएगा 4 में, सी जाएगा 2 में और डी जाएगा 3 में। तो यहाँ पे क्या उत्तर सही कर लेंगे दोस्तों? हम लोग सही कर लेंगे ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे टोटल कितने प्रश्न थे? टोटल 21 प्रश्न, 21 प्रश्न मैंने आपको कहाँ से दिखाया? पॉलिटिकल साइंस से दिखाया। कहाँ से? पॉलिटिकल साइंस से आया हुआ था। पिछली बार 2025 में जब एग्जाम हुआ था तो केवल और केवल 5 या 6 प्रश्न था बस। इस बार ज्यादा प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। तो वैसे इसी प्रकार से प्रश्न पूछने का जो तरीका रहता है इसका अलग अलग रहता है। बाकी हम लोग आगे बात करेंगे, फिलहाल आप लोग आगे बात करेंगे, आपके साथ आएंगे कुंदन सर और कुंदन सर आपके साथ प्रश्नों की चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलता है आप लोगों से क्लासेस दौरान, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। बीएड ह्यूमैनिटीज में अगर इस बार हम देखें हिस्ट्री के पोर्शन को, तो हिस्ट्री से सिर्फ 6 सवाल पूछा गया। वही अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल हिस्ट्री से 22 क्वेश्चन आए थे, यानी कि इस बार हिस्ट्री के पोर्शन को कम किया गया। लेकिन इतिहास के जो क्वेश्चन पूछे गए इस बार वह आसान था, टफ क्वेश्चन हम नहीं मानेंगे, आसान क्वेश्चन था और सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, है ना। तो जो 6 क्वेश्चन पूछा गया उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि उसका आंसर क्या होगा और एनटीए के क्वेश्चन से वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे तो क्वेश्चन संख्या 12 जो है वह हिस्ट्री से है। क्वेश्चन क्या है? अमुक्त माल्यद किसने लिखी, है ना। तो ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था, शासन कला पर लिखा गया था और विजयनगर एम्पायर का जो ट्रेड था इसके बारे में लिखा गया था। अगर अमुक्त माल्यद की भाषा की बात करें तो इसको तेलुगु में लिखा गया था, है ना, तेलुगु में इसको लिखा गया था। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर एनटीए ने दिया है वो सही है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। इसके बाद हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन संख्या 19 है। 19 में क्या कह रहा है कि एक तरफ जो है वह घटनाक्रम है, घटना है और दूसरे तरफ उसके होने का वर्ष है। जैसे साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुई, ये बात सही है। कम्युनल अवार्ड आया था 1932 में, 16 अगस्त 1932 को। सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी इसको जानते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था 1946 में और स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 में हुआ था। सारा एक दूसरे से मिला हुआ है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा गया कि आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर कर लेते, आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब हम चलेंगे क्वेश्चन संख्या 35 पर जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 35 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन संख्या 35 में एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है ना। कह रहा है महात्मा गांधी ने अपने दांडी मार्च के दौरान नमक का उपयोग रणनीतिक प्रतीक के रूप में किया था। क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि इसके ऊपर ब्रिटिश राज की मोनोपोली अत्यधिक जो है वह अलोकप्रिय थी, इसलिए किया था, है ना। तो एसर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही है। इसका सही आंसर ए होना चाहिए, एनटीए ने ए ही माना है। तो क्वेश्चन संख्या 35 को भी हमने यहाँ पर देख लिया, कितना आसान क्वेश्चन था। अब चलेंगे 63 पर। अब हमारा जो क्वेश्चन है वह कौन सा है? 63 जो कि हिस्ट्री से है, ठीक है। 63 में क्या कह रहा है देखिए आराम से। किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी हिस्ट्री से पूछा गया है। क्वेश्चन जिसमें महात्मा गांधी के बारे में आप पढ़े हैं उसी का यह क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 12 का ये क्वेश्चन है, 12वीं से आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या 63 भी बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन संख्या 67।
क्वेश्चन संख्या 67 एक तरफ दिया है लेखक का नाम, दूसरे तरफ दिया है उनकी किताबों का नाम, मिलान करना है। पाणिनि जो है ये, अब इसमें BS कथांकर को ले लीजिए, इन्होंने महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को लिखा है, यह आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया है। बी का 1 से किस में मिल रहा है, यहां पर देखो बी का 1 से सिर्फ 2 में मिल रहा है, 2 सही आंसर हो जाएगा। अब पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी के हो जाएंगे। भरत का संबंध नाट्य शास्त्र से है और कनिंघम का संबंध स्तूप ऑफ सारनाथ से है, ये सही मिला हुआ है ना। तो 2 जो होगा इसका क्वेश्चन संख्या 67 का वह सही आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट जो है वो आपका कौन सा क्वेश्चन है, एक तरफ जो है निम्नलिखित में से धार्मिक विद्वानों और उनके क्षेत्र से सही युग्म कौन सा है जो सही से मिल रहा है। सूरदास की बातचीत करेंगे। सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। तुकाराम महाराष्ट्र से संबंधित थे। रामानंद गुजरात से संबंधित नहीं थे। रामानंद का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो रामानंद किससे मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश से मिल जाएंगे। श्री चैतन्य प्रभु कश्मीर से संबंधित नहीं थे, है ना। चैतन्य प्रभु जो आपके थे इनका संबंध कहां से था, बंगाल का नाम आपने सुना होगा, इनका संबंध बंगाल से था। और मीराबाई राजस्थान से थी। कहने का मतलब है ए सही सुमेलन है, बी सही सुमेलन है और ई सही सुमेलन है। ए बी ई जहां होगा वो सही आंसर हो जाएगा। 3 में है, 3 सही आंसर हो जाएगा। 75 का 3 सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे 6 के 6 क्वेश्चन जो थे वह आसान थे। इसमें आप बहुत आसानी से जो है वह स्कोर कर सकते हो। अगर इस बार के पेपर को देखा जाए तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार का पेपर आसान आया था, है ना। लेकिन बस एक चीज थी कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो करंट से डाले गए थे। तो लेकर के अगर इसके कट ऑफ की बातचीत की जाए तो ओवरऑल हम यही कहेंगे कि पिछले साल जो कट ऑफ गया था जनरल के लिए 190 से 210 के बीच में, उसी के इर्द गिर्द इस बार का कट ऑफ भी रहने वाला है ना। उसी के आसपास क्वेश्चन रहेगा। तो अब आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं, कितना सही जो है वह आपका आ रहा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। हेलो नमस्कार बच्चों। तो आप लोगों का आंसर की आ चुका है CUT PG मतलब वेड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का। जैसा कि पेपर हम लोग देखे और इसमें जब हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के और सर लोग आपको बता ही चुके हैं। ज्योग्राफी की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और 20 या फिर 21 कह लीजिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि होम साइंस में भी वो आपका टॉपिक रहता है तो वहां भी कराया गया होगा, प्लस आपका ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है। अगर पेपर हम लोग देखें ज्योग्राफी का केवल बात करें तो क्वेश्चंस ईजी भी हैं, बहुत ईजी भी हैं और कुछ मॉडरेट भी हैं। टफ हम क्वेश्चंस को नहीं बोलेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कह रहा हूं 3 क्वेश्चन अगर छोड़ दें जो कि आपका क्लास में भी नहीं कराया गया है, प्लस उस पे हमने जो टेस्ट बुकलेट जाता था वहां पे क्वेश्चन 2 अवेलेबल हैं, एक तो बिल्कुल ही नहीं कराया गया है। बाकी 21 में 18 क्वेश्चन ऐसे हैं, 18 में अप्रॉक्सीमेटली 7-8 क्वेश्चन तो बेटा ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट किया गया है यूट्यूब पे, प्लस ऐप पे, प्लस आपका बुकलेट्स में जो क्वेश्चन जाते थे। तो ज्योग्राफी की स्पेशली जब हम लोग बात करेंगे, जो बच्चे शुरू से और लास्ट तक क्लास किए होंगे, आई होप कि आपका 21 में से अप्रॉक्सीमेटली 17-18 क्वेश्चन आराम से सही होने चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए ज्योग्राफी के या कितने गलत हुए। तो एक एक क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग ये भी देखेंगे कहाँ पे इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा है, किस चैप्टर में देखा है। सबसे पहला क्वेश्चन जैसा आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, कि थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में दिख रहा है यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं कि चूज द करेक्ट इंडिकेटर्स ऑफ डेमोग्राफी फ्रॉम बिलो। डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या। कहने का मतलब है कि जो चेंजेस होते हैं जनसंख्या में, जो बदलाव देखने को मिलते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन हम लोग कितनी बार बात किए हैं कि आपका कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जहां पे लोग मतलब जो कि लोगों का जो हम लोगों ने माइग्रेशन, क्रूड बर्थ रेट और
क्रूड, आपका डेथ रेट, यही 3 चीज तो होती थी जो क्या कर रही हैं, पॉपुलेशन का नंबर्स घटा रही हैं या बढ़ा रही हैं। किसी भी रीजन में जो नंबर्स बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, उसमें कौन से फैक्टर होते हैं? एक तो आपका माइग्रेशन हो जाता है, ठीक है। एक आपका क्या हो जाता है, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स, कि भाई आपके जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी होगा, और जिनकी डेथ हो रही है वो भी आपका क्या करेगा, फैक्टर प्ले करेगा। क्रूड बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यही 3 चीज होते थे जो आपका डेमोग्राफी मतलब जनसंख्यिकी पे आपका क्या करते थे, अफेक्ट करते थे। ठीक है, कि कहने का मतलब इसमें हम लोग डेमोग्राफी में क्या स्टडी करते हैं कि किसी मतलब अगर टाइम से हम कंपेयर कर रहे हैं किसी टाइम को, तो वहां पे जो पॉपुलेशन चेंज आया है वो किन रीजन से आ रहा है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, माइग्रेशन, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी रेट्स, क्रूड बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, तो ये तो बेटा इस पे क्वेश्चंस भी किए हैं, प्लस हम लोग क्लास में भी किए थे। क्लाइमेट जो था, क्लाइमेट ये आपका फैक्टर होता था पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो क्लाइमेट आपका जो फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन था, उसमें हम लोगों ने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में क्लाइमेट देखा था। तो क्लाइमेट यहां पे जो बच्चे किए होंगे वो गलत किए होंगे। ठीक है, तो बी सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। और ये आपका जो एनटीए आंसर प्रोवाइड कर रहा है, पहली चीज तो मैं ये बता दूं, ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सभी आपके जो एनटीए आंसर प्रोवाइड कर रहा है वो सही है। बाकी यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, कि इसके बाद ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम लोग को कहां देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अब मैं आपको याद दिला दूं किस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। तो जो आपका देखिए, ये दो जगह पे हम लोग बात किए हैं। एक तो जो पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ते थे, ठीक है, तो वहां पे जब हम लोग बात करते थे कि भाई ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात किए थे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वहां हमने बोला था कि आपका क्या होता है, एक तो आपका जो लैंडफॉर्म है वो भी क्या है, फैक्टर है किस चीज में, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने में। तो वहां पे हमने बोला था कि जो प्लेन्स होंगे वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन रहते दिखेगी, ज्यादा जनसंख्या रहते दिखेगी। और अगर यहां पे हम लोग देखें कि ये जो चीज है, ये हम लोग एक तो फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में भी बात किए हैं, प्लस ड्रेनेज वाले भी चैप्टर में बात किए हैं, प्लस आपका पॉपुलेशन चैप्टर में भी ये पॉइंट बात किए हैं कि द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड द इंडस ऑफ फॉर्म बाई बेसिन्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रिवर सिस्टम। ठीक है, ये आपका किससे, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा आपका दे रहा है दीज प्लेन्स आर वन ऑफ द लिस्ट पॉपुलेटेड, दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। जबकि हम लोग क्लास में क्या बात किए हैं कि ये आपका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया होता है इंडिया में, क्योंकि आप देखेंगे यहां पे वाटर अवेलेबल है, यहां पे क्लाइमेट रहने लायक है, यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपको सॉइल फर्टिलिटी मिल जाएगी, प्लस यहां पे आपको प्लेन एरिया मिल जाएगी, प्लस आपको यहां पे इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो सारी चीजें भी मिलेंगी। उसकी वजह से जो आपका इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र वाला प्लेन है, यहां पे आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन रहते दिखेगी। ठीक है, स्पेशली अगर हम लोग नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, तो ये आपका क्योंकि यहां पे लिस्ट पॉपुलेशन दे रहा है, तो ये आपका गलत होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल सही करके आए होंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो है, आई थिंक मैम ने कराया है, स्टिल हम लोग इसे ज्योग्राफी में होम साइंस में भी ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, जहां पे वहां भी आप लोग पढ़ते हो, प्लस आपका क्या होता है, प्लस ये हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़े हैं एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में। ठीक है, कि खरीफ क्रॉप क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप आपका मानसून के ऑनसेट पे इसे बोए जाते हैं, और ये आपका सितंबर अक्टूबर मंथ में ये हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं, मेनली हमारे क्या होते हैं, जो पैडी, ठीक है, जो पैडी है जिसे हम लोग राइस बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप्स में आपका पैडी हो जाएगा। उसके सिवाय आपका मेज जो होता है वो भी होता है, प्लस आपका कॉटन होता है, प्लस आपका जो मिलेट्स हैं, प्लस आपके मैक्सिमम पल्सेस जो हैं, वो आपके सारे खरीफ क्रॉप होते हैं। अब ये जो ग्राम होता है, ठीक है, जो ग्राम होता है ये आपका क्या होता है बेटा, ये आपका होता है, नॉट पूछ रहा है, तो ये आपका क्या होता है, ग्राम जो होता है वो आपका रावी क्रॉप होता है। तो यहां पे फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे आप लोगों को थोड़ा सही से क्वेश्चन विजुअल रहे। तो यहां पे क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ खरीफ क्रॉप, इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पैडी आपका राइस,
ये खरीफ क्रॉप है। मेज आपका मक्का, ये भी खरीफ क्रॉप है। कॉटन आपका खरीफ क्रॉप होता है और ग्राम आपका क्या है, रावी क्रॉप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका जो ज्योग्राफी का हमें मिलेगा, ठीक है, (22). अब देखिए यहां पे ये भी क्वेश्चन आपका कराया हुआ आया हुआ कि इनमें से बताइए पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मेगावाट ऑफ इंडिया एज ऑन मार्च 2025। हाँ, बस क्वेश्चन में ये नहीं था कि मार्च 2025 का, देखिए ये आपको कंफ्यूज किया गया। आपके पास जो लेटेस्ट डेटा है उसी हिसाब से केवल मार्च 2025 लिखने का मतलब है कि जिससे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकें और गलतियां करें। ठीक है, आपका क्या होगा अगर आप देखोगे यहां पे सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, सबसे पहले आपका कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड, सबसे पहले ये आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड के बाद आप देखोगे कि जो सोलर पावर है, ठीक है, सेकंड पे आपका सोलर पावर आ जाएगा, थर्ड पे आपका क्या होगा, मतलब एक सेम उसी ऑर्डर में आपका अरेंज ही है, ABCDE, यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हो जाएगा ABCDE थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 जो आपका ज्योग्राफी का है। बेस्ड ऑन सेंसस 2011 चूज द करेक्ट डेटा ऑप्शंस फ्रॉम बिलो। ठीक है, अब बेटा एक चीज बताइएगा, इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो नहीं कराया गया क्लास में। स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, कितनी बार बताई गई है और हम कह रहे हैं उससे पहले भी आपको यह चीज पता रहा होगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 284 तो नहीं है बेटा, कितना है, 383 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये भी हम लोग कितनी बार चर्चा किए हैं, क्वेश्चंस के थ्रू भी किए हैं, प्लस ऐसे भी किए हैं। 2011 सेंसस के हिसाब से पूछ रहा है। इंडिया शेयर इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, कितनी बार हम लोग बात किए हैं कि जब वर्ल्ड पॉपुलेशन की शेयर की बात करेंगे 2011 के जनसंख्या के हिसाब से, तो लगभग 17.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में रह रही है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। ठीक है, ए आपका सही है, स्टेट विथ लोएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा कि आपका पूछ रहा है कि स्टेट विद लोएस्ट डिकेड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नागालैंड दे रहा है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो बेटा आपका कहां पे है, केरला में है। ठीक है, तो ये आपका एक तो डी सही होगा और बाकी आपके सारे गलत होंगे, क्योंकि हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपका क्या होगा कि चलिए आपको अगर ये चीज डी वाला ऑप्शन नहीं भी पता था, ठीक है, तो आपको ये पता है ए सही है, ए के साथ बी सही होगा क्या, नहीं होगा। ए के साथ और कोई ऑप्शन दिख रहा है, हटा दीजिए। ए आपको पक्का पता है कि सही है, आपको कोई क्वेश्चन कोई चीज नहीं पता रहा होगा तो बस आप ऑप्शंस देखे होते फिर भी आपका क्वेश्चन हो जाता कि ए के साथ कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि ये तो आपको 100% श्योर है। ठीक है, उसके सिवाय आपका क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको पता ही होगा, ये आपको पता ही होगा। स्टेट विथ लोएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कौन सा है, नागालैंड है। ठीक है, ये आपको अगर नहीं भी पता रहता तो ऑप्शंस ऐसे दिए गए थे कि बेटा ये क्वेश्चन आप कर जाते और ए एंड डी ओनली लगा के आते। ठीक है, 26 के बाद हम लोग देखेंगे हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को नहीं कराया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को मतलब सेमीकंडक्टर प्लांट्स इन इंडिया, ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में नहीं किया था। अगर टेस्ट बुकलेट में गया होगा तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट ये मुझे इतना याद है कि क्लास में हम लोगों ने ये चीज नहीं किया है या फिर यूट्यूब पे नहीं किया है। ठीक, लेकिन फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हम लोग मिलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ये आपकी यूएसए की कंपनी है और ये आपका कहां पे दिखेगा, सन्नड़ गुजरात में अपना प्लांट लगाई है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे टी सैट प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका कहां पे हो जाता है बेटा, ये आपका मोरीगांव असम में। ठीक है, प्लस आपका HCL अगर हम लोग देखेंगे तो HCL आपका जेवार उत्तर प्रदेश में और 3D ग्लास सॉल्यूशन ये आपका सेकंड। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग बोल सकते हो कि सर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं कराया गया है, ये क्वेश्चन नहीं कराया गया था, तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, थर्ड फर्स्ट,
थर्ड के, अच्छा थर्ड केवल एक ही ऑप्शन में है, ये भी ध्यान दीजिए। तो आपका 3 तो ऐसे ही सही हो जाता, और इसके बारे में अभी रिसेंट कुछ ही साल पहले ये न्यूज में भी था। तो ये तो अगर मान लीजिए अगर कुछ बच्चे जानते रहे होंगे तो कर लिए होंगे, बाकी ये क्वेश्चन आपका कराया नहीं गया था क्लास में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग एनवायरमेंटल रिलेटेड इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए हम लोग क्लास में कितने इन्वायरमेंटल इवेंट के बारे में, इनमें से कितने इन्वायरमेंटल इवेंट के बारे में बात किए हैं। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट कितनी बार हम लोग बोले हैं कि 1992 में यहां पे एजेंडा 21 भी आपका अपनाया गया था, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी रखी गई थी। ठीक है, जब पेरिस ट्रीटी की बात करेंगे तो पेरिस ट्रीटी आपका कब हो रहा है, 2015 में। ठीक है, ये भी बात की गई थी। रामसर कन्वेंशन आपका ये कब हो गया, 1971 में। ठीक है, वहीं पे जब क्योटो प्रोटोकॉल बात करेंगे ये आपका कब हो गया, 1997 में। ठीक है, कैटोवाइस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसकी बात हम लोग क्लास में नहीं किए थे, लेकिन ये आपका कब हुआ था, 2018 में। इसे हम लोग COP24 भी बोलते हैं कि क्लाइमेट का ये 24वां समिट था। ठीक है, तो इसे जब हम लोग मैच करेंगे, हम लोग को क्या करना है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग एनवायरमेंटल रिलेटेड इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी आपका क्या है, रामासार साइट का है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे सी के बाद आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा रियो डी जेनेरियो। सी के बाद ए, ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा यहां पे, सही हो जाएगा। सी के बाद ए के बाद आपका क्या है, डी हो जाएगा। डी के बाद आपका पेरिस ट्रीटी मतलब बी हो जाएगा, और फिर लास्ट में ई हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और इसका आंसर ऑप्शन 1 दिया है एनटीए ने भी, तो बिल्कुल इसे आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद हम लोग देखेंगे बेटा 36 कौन सा क्वेश्चन है। यहां पे आपको क्या है, कुछ प्लेसेस के नाम है, प्लस आपका कुछ प्लेसेस के नाम है, कुछ प्लेसेस के नाम है, प्लस हमारे सामने क्या है कि मतलब किस स्टेट में वो पड़ता है। तो जब डोंग की बात होगी, डोंग हम लोगों को पता है कि सबसे पहला जो हमें सनराइज देखने को मिलता है वो डोंग विलेज में देखने को मिलता है, और ये कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। इंदिरा पॉइंट हम लोग कितनी बात किए हैं कि 6 डिग्री 45 मिनट, जो कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड में पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं पता था, बी का 3 आपको पता रहता तो भी आपका मतलब बी का 3 पता रहता, तो 2 ऑप्शन तो आपके यहां से गलत हो गए थे। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों को, चलिए ठीक है, एक और कोई पता हो, नंदा देवी, आपको पता है कि नंदा देवी पीक के बारे में हम लोगों ने कितनी बार बात किया है नंदा देवी के बारे में, चाहे वो फिजियोग्राफी चैप्टर रहा हो, चाहे आपका उसके बाद ड्रेनेज में भी इसे हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए हैं। और प्लस सबसे बड़ी बात है, क्लास में तो बात होता था, प्लस यूट्यूब पे होता था, तो ये चीजें तो आपको रटी रहनी चाहिए थी। ये आपके उत्तराखंड हो गया। तो अगर आपको बी और सी केवल पता रहता, ठीक है, नोक्रेक पीक आपकी मेघालय में है, इसके बारे में भी हम लोग बात किए हैं। चलिए ठीक है, डोंग की बात हम लोग आई थिंक क्लास में नहीं किए हैं कभी, लेकिन अगर ये 3 आपको पता है जो क्लास में बात किए गए हैं, इस पे क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, तो यहां पे बेटा आपका 324 आपका किसमें है, सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद अब इससे इजी क्वेश्चन क्या आ सकता है, आप लोग बताइएगा। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट रिवर इन किलोमीटर इन इंडिया। और एक चीज और आप लोगों को बताएं, अगर आपको याद होगा जब हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए थे यूट्यूब पे, तो मैंने एक बात बोली थी कि बेटा इस बार रिवर से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जिन भी बच्चों को याद होगा, शायद अच्छे से याद होगा ये चीज कि मैंने स्पेशली बोला था इस बार रिवर से क्वेश्चन पूछेगा, तो उनकी ट्रिब्यूटरीज और थोड़ा रिवर के बारे में पढ़ के जाइएगा। अब इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा ये नहीं पता था। ठीक है, इसके सिवाय भी एक और रिवर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पूछा था आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट रिवर इन किलोमीटर इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग। कौन कौन सा दिया है भाई, आपकी सबसे बड़ी नदी हम देखेंगे इंडिया में कौन सी है, गंगा। गंगा के बाद कौन सी है, सेकंड पे गोदावरी। गंगा का नाम अगर यहां पे है नहीं और पहला नाम आपको गोदावरी दिख रहा है, तो इसके सिवाय फिर कुछ पढ़ना ही नहीं था, और कोई नई नदी तो बन नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आई थिंक सभी बच्चे करेक्ट ही किए होंगे, इसमें ऐसा कुछ गलती करने वाला था नहीं। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर 42
थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इज लोकेटेड नियर। इसे हम लोग देखिए ज्योग्राफी में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ज्योग्राफी में इसे रखना सही तो है नहीं, ये मतलब ज्योग्राफी के आपके सिलेबस में आता नहीं है, ये आप करंट में ले सकते हैं, ठीक है। स्टिल मैं यहां पे आपको बता दूं इसका क्या होगा, 3 ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 44 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे बुकलेट में क्वेश्चंस रहे हैं, उसके सिवाय आपका जो टेस्ट जाता था वहां पे क्वेश्चन रहा है, प्लस आपका इससे हम लोगों ने यूट्यूब पे भी क्वेश्चन किया था कि भाई ये आपका क्या है 1851 में बना है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 1851 में बना है, ये बिल्कुल सही है। तो ये इट वॉज फाउंडेड इन इट वॉज फाउंडेड इन 1851, बिल्कुल सही है। अब आप सभी को पता होगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में नहीं है बेटा, वो कहां पे है, कोलकाता में है, ठीक है। मुंबई में नहीं है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है इसका हेडक्वार्टर। तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी, उसके बाद आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का देखना ही नहीं था, इसके बाद नोडल एजेंसी कहां पे है देखना ही नहीं था, आप लोग क्वेश्चन देख के घबरा गए होंगे, ठीक है। अगर आपको इतना 2 चीज पता है, केवल हेडक्वार्टर कहां पे है, ठीक है, तो हेडक्वार्टर वाला ही तो गलत दिया हुआ है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में थोड़ी ना, कोलकाता में है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और जो कि ये क्वेश्चन कितनी बार हम लोगों ने किया है, प्लस आपका सॉयल का जो सॉयल के लिए भी हम लोगों ने जो इंस्टीट्यूट है उस पर भी क्वेश्चन किया था, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थे, वो लग रहे थे पहले से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन 45 जो है ये भी आपका क्या है, ज्योग्राफी का ही है। Chronologically arrange the following top steel producing countries in the world। अब बेटा इसमें क्या है, आप अरेंज कर दिए होते, सबसे टॉप में कौन सा रहेगा, यूएसए पहले पे आ जाएगा, इंडिया क्या हो जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे एकदम उसी ऑर्डर में दिया है, कुछ करना ही नहीं था आपको, बस सेम उसी तरीके से लिख देना था। चाइना क्या हो जाएगा, 5वें पे हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ABCDE 1 क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग टॉप स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अच्छा, टॉप स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड पूछ रहा है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, चाइना आपका क्या रहेगा, टॉप पे रहेगा, ठीक है। चाइना क्या हो जाएगा, टॉप पे रहेगा। फिर हम लोग देखेंगे स्टील प्रोड्यूसिंग का पूछ रहा है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि आपका उसके बाद बेटा जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया सेकंड पे हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या है, जापान आ जाएगा थर्ड पे, और फोर्थ पे आपका क्या आ जाएगा, यूएसए, और रसिया आपका क्या हो जाएगा, 5वें पे हो जाएगा, ठीक है। स्टील प्रोड्यूसिंग का पूछ रहा है, तो यहां पे आपका चाइना क्या होगा, टॉप पे होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के बाद हम लोग देखेंगे अगला जो क्वेश्चन था वो कौन सा था, 46 भी इसी का पूछा है। और 46 में क्या पूछ रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए टफ था, नो डाउट, कि भाई इसमें बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट। ठीक है, टफ है अगर, क्योंकि ऐसे रैंडम स्टेट्स दे दिए हैं। लेकिन मैंने एक चीज बोला था क्लास में, अगर आपको याद होगा, कि अगर आपका जब भी सेंसस से अगर बीच के कोई स्टेट्स उठा के देगा ना, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक लगाना होगा जो कि आपका क्वेश्चन इजी बन जाए। हमने क्या, लिटरेसी रेट में टॉप 3 स्टेट्स अगर बात करेंगे तो कौन से हैं, आपको पता है टॉप 3 केरला, मिजोरम और त्रिपुरा है। ठीक है, केरला, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक, ये क्या है, टॉप 3 में है लिटरेसी रेट में। तो अब इन टॉप 3 में से कौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है त्रिपुरा। आपको क्या करना है, अरेंज कैसे करना है, अरेंज करना है कैसे, हाईएस्ट टू लोएस्ट हम लोगों को अरेंज करना है। अब ए ऑप्शन कहां पे आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं, यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, ठीक है, यहां पे दिख रहा है प्लस यहां पे दिख रहा है। तो इसे आप लोग क्या करिए, सेकंड और फोर्थ को तो हटा दीजिए।
फिर आपके सामने अगर हम लोग देखें कि और कौन सा स्टेट है जो यहां पे, अब इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें कि लोएस्ट कौन से होते हैं, लोएस्ट आपका किस में, लिटरेसी रेंज में आपका सबसे लोएस्ट कौन सा हो जाता है, उसकी बात करेंगे बेटा तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, ये 3 आते हैं। ठीक है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। तो यहां पे बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान में किसका नाम है, तो आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश का नाम है, तो इसका मतलब सबसे लोएस्ट जो होगा, ठीक है, सबसे लोएस्ट जो होगा वो क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। तो अगर आप ये चीज ध्यान दिए होते तो शायद ये क्वेश्चन आप कर गए होते। ठीक है, कि आपका केरला टॉप कौन से हैं और आपका बॉटम 3 कौन से हैं, तो बॉटम 3 आपके कौन से हैं, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन्हीं 2 स्टेट्स में से आपको अरुणाचल प्रदेश यहां पे मिल जा रहा है। और अरुणाचल प्रदेश जब आप देखेंगे ये बिलो में है तो इसका मतलब ए सबसे पहले होगा, ई सबसे लास्ट में होगा, और दोनों ऑप्शन में ए ई लास्ट में दिया हुआ है। अब यहां पे फिर आता है कि सेकंड हम लोगों को देखना हो किसका हो, तो फिर आपका इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सिक्किम है ये आपका क्या होगा, सेकंड पे होगा, मतलब थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, सिक्किम का जब हम लोग लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो आपका सिक्किम का लगभग 82% के आसपास है। ठीक है, और उत्तराखंड आपका कितना हो जाएगा, उत्तराखंड और असम उसके बाद आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड फिर असम, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 जो है ये भी ज्योग्राफी का है, और यहां पे क्या पूछ रहा है कि आपको क्या है, कुछ क्रॉप्स दिए हैं और हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट बताने हैं। अब भाई इसमें देखिए कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब कई बार ये क्वेश्चन ना कराया गया हो। वीट का हम सबको पता है उत्तर प्रदेश, पल्सेज का आप लोगों का पता है कि मध्य प्रदेश। ठीक है, जूट का बात करेंगे वेस्ट बंगाल। ठीक, ऑयल सीड बच रहा है, राजस्थान कर दीजिए। कुछ इसमें अलग करना था, वीट का आपका क्या हो गया 4, वीट का 4, और आपको कुछ देखना ही नहीं था। ठीक है, 4th ऑप्शन लगाते और आपका बाकी उसके सिवाय पहला, दूसरा, तीसरा बाकी में दिया हुआ है, और आपको नहीं भी पता थे तो कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चंस अगर आप लोग बेटा गलत करके आए होंगे, ठीक है, जैसे ये जिस भी बच्चे का पेपर है वो बच्चा गलत किया है, ठीक, और जबकि ये क्लास में कितनी बार पढ़ाया गया है, प्लस यूट्यूब पे कराया गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस गलत करना आई थिंक फिर तो अच्छी चीज नहीं है। 55 क्या है, 55 क्वेश्चन पे चलते हैं जो अगला ज्योग्राफी है। 55 आपका हो जाएगा 55, ये क्वेश्चन जो है बायोस्फीयर रिजर्व है और कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नहीं कराया गया था, लेकिन अगर इसको हम लोग करें तो यहां पे मोनो जो हो जाता है, मोनो आपका कहां पे पड़ जाएगा, अफ्रीका में पड़ जाएगा। आया जब हम लोग देखेंगे तो आया आपका बेटा, आया कहां पड़ जाएगा, एशिया एंड पैसिफिक में पड़ जाता है। ठीक है, मोंट देखेंगे, मोंट वेंटॉक्स, तो ये आपका कहां पड़ जाता है, ये आपका यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पड़ जाता है। ठीक है, प्लस आपका ये लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन में सी फ्लावर पड़ जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहां पे सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 62 अगर हम लोग देखेंगे तो 62 आपका क्या बोला जा रहा है कि इन विच ईयर द वर्ल्ड कमीशन, ठीक है, ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट पॉपुलराइज्ड द टर्म्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये अगर कोई बच्चा बोले कि नहीं कराया गया है तो कितनी बार बात की गई है कि 1987 ब्रंट्सलैंड रिपोर्ट, जहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया और यहीं पे ये वर्ड आपका पॉपुलर हो रहा है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास को अपनाया गया 1992 जो आपका रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट है। तो इसमें कुछ ऐसा टफ तो था नहीं, सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन सा था, 62 के बाद आपका 64 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। अब ये क्वेश्चन आपको बताएं कि जो हम लोग लास्ट में मैराथन किए थे, ठीक है, तो 2 मैराथन हम लोगों ने लिया था। जो पहला मैराथन ले रहे थे आई थिंक 10 मार्च को, तो वहां पे सेम यही क्वेश्चन कि नेपाल से कौन सा बॉर्डर शेयर करता है स्टेट, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। अब बताइए इसमें अगर कुछ बच्चे गलत करके आए होंगे तो वो गलत ही है ना। सिक्किम आपका शेयर करता है, उत्तराखंड शेयर करता है, वेस्ट बंगाल शेयर करता है, प्लस आपका यूपी बिहार ये भी शेयर करते हैं नेपाल से बॉर्डर। ठीक है, और मैंने एक चीज और बोला था कि जो भी लैंड फ्रंटियर है उसे सही से पढ़ लीजिएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश जो है ये आपका शेयर नहीं करता है। 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है
65 है नहीं, 66। ठीक है, अब ये जगह के बारे में बोल रहा है और बताना है हम लोगों को कौन सा इसमें से गलत है, मतलब कौन से इसमें से गलत मैच है। ठीक है, तालचर आपका कहां पड़ता है बेटा? तालचर आपका कहां पड़ जाता है? तालचर आपका झारखंड नहीं बल्कि उड़ीसा पड़ जाता है, तो ये आपका क्या है, गलत हो गया। कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। सिंगरौली आपका क्या होता है, मध्य प्रदेश पड़ता है, तो ये भी गलत हो गया। आईबी रिवर क्या है, महानदी की ये ट्रिब्यूटरी है और ये जाके कहां पे मिलती है, हीराकुद डैम में ही महानदी से मिलती है, तो ये आपका उड़ीसा सही ऑप्शन है। फिर हम लोग देखेंगे गोदावरी वैली, गोदावरी वैली आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रेजेंट है, तो इसका क्या हो जाता सही, ए बी सॉरी बी डी ई, ये 3 ऑप्शन सही थे, बी डी ई। थर्ड ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद 72, 73 और 75। ठीक है, 72 आप देखेंगे कि भाई अब इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने क्लास में किया है। मैं देखिए कई क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा हूं कि हम लोगों ने क्लास में किया है, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि किया हूं बेटा। जो बच्चे बैच के होंगे वो इस चीज को शायद समझ पा रहे होंगे कि ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, कराई गई हैं, और उसके बावजूद मुझे जो स्टार्टिंग में रिव्यू मिला था बच्चों का, उसमें ये था कि पेपर बहुत टफ आया, पेपर ऐसा आया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अब एक चीज, जब पेपर अभी हम लोग देखे तो उसके बाद ऐसा फील हुआ कि पेपर बहुत टफ नहीं था। ठीक है, और आप लोग शायद या फिर पेपर देख के घबरा गए या फिर पेपर को सही से अगर आप ध्यान लगा के पढ़ते, ठीक है, तो हो जाते पेपर। चलिए, ईस्टर्न हिमालयस रीजन एक्सटेंड फ्रॉम कुमाऊं से वेस्टवर्ड, मतलब कुमाऊं से आपका वेस्टवर्ड, कुमाऊं हिमालय जो है वहां से वेस्टवर्ड क्या आपका फैला हुआ है। आप बोलोगे नहीं सर, तो ए यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, कुमाऊं से क्या है, ईस्टवर्ड आपका पड़ेगा ना, ईस्टर्न हिमालय। कुमाऊं हिमालय आपका कहां पड़ता है, कुमाऊं हिमालय आपका पड़ जाता है सतलुज और काली रिवर के बीच में। ठीक है, उसके बाद आपका नेपाल हिमालय पड़ जाता है, और नेपाल हिमालय के बाद आपका ईस्टर्न हिमालय आता है। ठीक है, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तिस्ता और तिस्ता के इधर आपका क्या हो जाता है, ईस्टर्न हिमालय हो जाता है। तो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये आपका स्टेटमेंट गलत है। स्नोफॉल एंड ग्लेशियर्स आर लेसर इन ईस्टर्न हिमालय, ये सही है, तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ईयर द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया वाज हाईएस्ट। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए निश्चित रूप से टफ कह लीजिए, या फिर ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में नहीं किए थे, तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को टफ बोल रहा हूं। देखिए क्वेश्चन को इजी, मैं किस क्वेश्चन को इजी बोल रहा हूं, जो हम लोग क्लास में किए हैं, जो हम लोग क्लास में पढ़े हैं। अब देखिए यहां पे हम लोग अगर ये क्वेश्चन और जो क्वेश्चन टफ रहे होंगे वो सभी के लिए रहे होंगे। अब इतना पुराना डेटा आपसे पूछेगा ये कोई नहीं जानता था। जैसे 2011 का तो आपको पता है 943, या फिर कुछ बुक्स में आपको 940 भी मिलता है, बट 943 हम लोग क्या करते हैं, लेके चलते हैं जो आपका सेक्स रेशियो था। ठीक है, उसके सिवाय अगर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कब था, वो 1901 के सेंसस में था। सबसे ज्यादा आपका कब था, 1901 के सेंसस में, 972 के आसपास था। लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे रैपिडली आपका डिक्रीज ही होते आया है। ठीक है, डिक्रीज ही होते आया है। और आपको पता है कि भाई हमने एक एक्ट बताया था, पीएनपीडी एक्ट, जो कि बच्चों का मतलब जो लड़कियों को मारा जा रहा था इन सब चीजों से रिलेटेड, तो हमने बोला था 1994 में वो एक्ट आया था। तो आपको 2 ऑप्शन तो उसी समय एलिमिनेट कर देना चाहिए था, जहां पे मैंने क्या बोला था, जनगणना के हिसाब से ही ये पता चला कि लड़कियों को मारा जा रहा है, तो आपको 2 ऑप्शन तो यहां से एलिमिनेट कर देना चाहिए था। अब बचा क्या, 2011 1951। ठीक है, 2011 में 943 थे और 1951 में आपका 946 थे। तो यहां पे इस चीज के लिए, क्योंकि ये डेटा भी जो है बहुत ही आसपास का है कि 943 946, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं टफ के कैटेगरी में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि क्लास में ये चीज हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का ही पूछा था। Which one of the following is not correctly matched? अब एक चीज बताइए, आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये रिवॉल्यूशन वाला मैंने कितनी बार रटवाया था और कितनी बार सारे रिवॉल्यूशन हमने आपको बताए थे कि भाई ये आप लोग क्या करो, रट लो एक रूप से कि ये रिवॉल्यूशन है, ये रिवॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन के लिए, ब्लू रिवोल्यूशन फिशरीज के लिए होता है, राउंड रिवोल्यूशन आपका क्या होता है, टोमेटो के लिए, सॉरी राउंड रिवोल्यूशन आपका क्या होता है, राउंड रिवोल्यूशन टोमेटो के लिए थोड़ी ना होता है। ठीक है, यहां पे क्या है, सिल्वर रिवोल्यूशन आपका एक्स के लिए होता है, बचा क्या, राउंड रिवोल्यूशन।
ठीक है। राउंड रिवोल्यूशन किसके लिए था बेटा? पोटैटोज के लिए था। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे थर्ड गलत हो गया। तो थर्ड यहाँ पे क्या है, क्योंकि नॉट पूछ रहा है तो थर्ड आपका सही हो जाएगा। तो ये रहा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, और मैं इतना कह रहा हूं कि लगभग 16-17 क्वेश्चंस ऐसे 18 क्वेश्चन के आसपास ऐसे हैं जो कि आपको कराए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, ठीक है। बुकलेट वगैरह पूरा मिला के 18 क्वेश्चन तक कराए गए हैं। एक क्वेश्चन जो आपका पूछा था कि मतलब एक क्वेश्चन आपका जो 2 क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो 2 क्वेश्चन नहीं कराए गए थे, और एक क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा टफ कैटेगरी में रखेंगे। बाकी ज्योग्राफी का पेपर इजी था या फिर आप लोग कह लीजिए मॉडरेट था, टफ बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप लोग शांति से बैठे रहे होंगे और पेपर सोच के किए होंगे तो पेपर अच्छा रहा होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ज्योग्राफी में कौन से बच्चे कितना स्कोर किए हैं, और मतलब जो ये आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, जो 21 क्वेश्चन के आसपास हैं, इनमें से कितना आप लोग स्कोर किए हैं ये कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी और भी सर आपसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चंस। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आपके बीएड ह्यूमैनिटीज के आंसर कीज आउट हो गए हैं, और इस पर हमारा होम साइंस से 10 क्वेश्चन आए थे टोटल, ठीक है। मोस्टली सब क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने प्रीवियसली क्लासेस में, लेक्चर्स में, जितने भी आपके रिविजन्स हुए हैं, डिस्कस किए हुए। काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, 1-2 जो थे वो थोड़े मॉडरेट डिफिकल्टी के क्वेश्चंस थे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खारिफ क्रॉप। अब हम इसमें एम्फेसिस किस चीज पे देंगे? नॉट। जो हमारी खारिफ क्रॉप्स होती है वो क्या होती है? जो हमारी मॉनसून क्रॉप्स होती है, जिसको हमें बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, है ना। तो इनमें से कौन सी एक खारिफ क्रॉप नहीं है? पैडी, मेज, कॉटन, पैडी आपकी वीट राइस होती है ना। तो ये सब हमारी खारिफ क्रॉप से, बट हमारी इसमें से एक जो ग्राम या चिकपी जो हो जाता है ना, ये राबी क्रॉप है। तो ये हमारी एक राबी क्रॉप होती है, जिसको हम स्प्रिंग क्रॉप भी बोल लेते हैं या समर क्रॉप भी बोल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16 पे, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है? नीड हायरार्की की ये हायरार्की पूछा है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मॉस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स भी बोलते हैं, है ना। तो कौन से आपके उसमें आता है? सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो हमारी फूड, वाटर, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान जो हमने देखा था वो हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपका सी हो जाएगा हमारा सबसे पहले, है ना। उसके बाद हम आते हैं सेफ्टी नीड्स पे, है ना। सेफ्टी नीड्स हमारी सेकंड हो जाएंगी कि क्या, उसके बाद हाउसिंग और सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें आ जाती। फिर नेक्स्ट इसके बाद कौन सी आती है? सोशल नीड्स आती हैं कि आपको फैमिली बनाना है, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी थर्ड पे आ जाती है। फिर एस्टीम या स्टेटस, जो अपनी सोसाइटी में अपना एक नाम बनाना होता है, वो सब चीज़ें हमारी एस्टीम या स्टेटस नीड्स में आ जाती है ना। और उसके बाद जब एक इंसान अपनी सारी नीड्स, बेसिक नीड्स को पूरा कर लेता है, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स उसकी पूरी हो जाती है, उसके बाद ही वो ह्यूमन क्या होता है? अपने सबसे इवॉल्व वर्जन में डेवलप होता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सबसे लास्ट में होती है। सारी नीड्स पूरी होने के बाद ही इंसान के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, ठीक है। CBAED। तो इसका भी जो हमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन 1, विच इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मूव करके कर लेंगे, क्योंकि एक सेकेंड बस। हाँ, अब ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट दी गई है हम लोग को। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एक लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 ये है ना। रीजन क्या दिया हुआ है इसका? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटरचेंजेबल and denote to physical and psychological changes in the body। तो हाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा क्या है? विकास एवं वृद्धि कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेसेस है। यस, हमारा असर्शन राइट है, बट हमारा रीजन क्या है? रीजन हमारा गलत है। इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं। ग्रोथ हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं और
ग्रोथ को और सारे आपके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को, एबिलिटीज को, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो रीजन हमारा क्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या इसमें होगा, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन 3 जो हमारा दिया गया है, जो हमारा सही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। ठीक है, अब इसमें ये दिया गया है साइकोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसने दी थी। साइकोसोशल थ्योरी हमने 2 थ्योरीज देखी थी, है ना, एक साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी, एक साइकोसोशल या साइको एनालिटिकल थ्योरी भी बोलते हैं। साइकोसेक्सुअल थ्योरी हमारी सिगमंड फ्रूड ने दी थी, बट साइकोसोशल थ्योरी या साइको एनालिटिकल थ्योरी हम जिसको बोल लेते हैं ऑफ डेवलपमेंट, वो किसने दी थी, एरिक एरिक्सन ने। ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे यहीं पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हमें डिजीजेस दिए हैं और कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से वो डिजीज होता है हमें ये बताना है ना। गोइटर किससे होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। अनीमिया भी हमने देखा था, अनीमिया के कई प्रकार होते हैं। आपका आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है, B6 की डेफिशिएंसी से, B9 की डेफिशिएंसी से होता है, B12 की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। तो अनीमिया आयरन की वजह से हम ले लेंगे। रिकेट्स हमारा जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, जिसको हम बेंडी बोन्स भी बोलते हैं ना, जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बोन्स हो जाती है और बेंड हो जाती हैं, ठीक है। फिर क्वाशियोकर, ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार कराया होगा, क्वाशियोकर मरासमस क्वाशियोकर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। तो ए का 2, आपका बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 और डी का 3। आपका ऑप्शन 3 विच इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, तो इसमें ये पूछा गया इनमें से कौन से पार्ट्स हैं सोइंग मशीन के, ठीक है। तो अब हम ब्राइट ऑफ स्टार्टिंग में ही देख लेंगे। जो हमारा फ्लाई, शटल और रीड होता है ना, ये लूम का पार्ट है, ठीक है। तो प्रेस फुटर, फीड डॉग और थ्रोट प्लेट जो होता है ना, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, सोइंग मशीन के पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे 43 पे। अब इसमें ये पूछा गया है कि साइको एनालिटिकल थ्योरी जो इसकी सिगमंड फ्रूड की थी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो हो जाती है ना, उसमें 3 पार्ट थे, है ना। किसी की भी पर्सनालिटी के 3 पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से, इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, सुपर ईगो, ईगो, नैरो ईगो, इड, सुपर इड। तो 3 पार्ट्स होते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, है ना। इड जो हमारे अपने बारे में सोचते हैं, ईगो जो हम लोग दूसरों को भी कंसिडर करते हैं, और सुपर ईगो जो होता है जो सिर्फ सोशल वर्क, सर्विसेज, वो वाली चीज होती है, उसको हम सुपर ईगो बोलते हैं, है ना। तो ए, बी और डी, ऑप्शन 4 इसका भी ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 60 पे आएंगे। अब ये हमारा आपका जो हम लोग स्कीम्स, डेवलपमेंटल स्कीम्स वगैरह पढ़ रहे थे ना, उसमें से हो जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम किस लिए गया था, जेंडर इक्वालिटी और इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। असर्शन तो हमारा सही है, इसीलिए निकाली गई थी बेसिकली, है ना। और डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो और इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट इन सोसाइटी हमेशा से एक कॉज ऑफ कंसर्न रहा है हमारी गवर्नमेंट के लिए। ये भी हमारा रीजन भी सही है, राइट। तो हमने क्या ले लिया इसका, बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट हैं, और जो हमारा रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन के लिए। इसी कंसर्न की वजह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निकाला गया था, ताकि हम जेंडर इक्वालिटी को बढ़ा पाए, चाइल्ड सेक्स रेशियो को बढ़ा पाए, है ना। फिर हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 74 पे। यस, फिर से हमारे विटामिन्स हैं
और उसके साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, किसका कौन सा साइंटिफिक नेम है। विटामिन ए रेटिनॉल होता है ना, सबको पता है ये चीज, राइट। फिर विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल बोलते हैं और विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 4 हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था जो आपको समझ ना आ पाए या आप सॉल्व एक्सेप्शनली ना कर पाए। ठीक है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। और अगर आपने क्लासेस अटेंड की होंगी, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर चुके होंगे। होप आप सबका पेपर अच्छा गया हो। ओके, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक, आप लोगों की आंसर की ऑफिशियल रिलीज हो गई है। ठीक, अब आप लोगों के मन में कई सारी क्वेरीज होंगी, डाउट्स होंगी कि सर पेपर का जो हमने आंसर मार्क किया है क्या वो करेक्ट है या नहीं। ठीक, हमने जो आंसर मार्क किया है क्या उसमें कोई समस्या तो नहीं है, या एनटीए की जो आंसर की आई हुई है उसमें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक, जनरली ये हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है अंदर से कि जब हम लोग पेपर करके आते हैं और जब तक उसका हमको अश्योरेंस ना मिल जाए, ठीक, कि हाँ भाई, जब तक हमको उसका पुख्ता सबूत ना मिल जाए कि हाँ सच में हमारा आंसर गलत है, तब तक हम लोग को विश्वास नहीं होता है ना। नहीं तो लगता है कि जो हम करके आए हैं वही सही है। चलिए, ये सबके साथ होता था, ये मेरे साथ भी होता है और आपके साथ भी होता होगा। चलिए, तो अभी हम लोग अपने जरा कॉमर्स वाले पोर्शन का पेपर एनालिसिस करते हैं। तो बच्चों, आप सभी लोगों को जान करके बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैंने अपनी क्लासेस में पहले भी आपको बताया है कि कॉमर्स का बहुत ज़्यादा हमारे पेपर में वेटेज नहीं रहता है। हर साल आपका 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है और इस बार अगर देखें तो हमारा वेटेज और भी कम हो गया है। केवल और केवल आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा कॉमर्स पोर्शन से। बाकी जो आपका जियोग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ठीक, बाकी के जो अदर सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, वहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार अगर हम लोग बात करें अकाउंटेंसी के बारे में, ठीक, अगर हम लोग बात करें अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैलेंस शीट और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह बड़ी मेहनत करके पढ़ाया था, उससे 0 क्वेश्चन आया है ना। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप लोग बड़े कंफ्यूज भी हो रहे थे जब मैं आपको अकाउंटिंग रेशियो पढ़ा रहा था, बैलेंस शीट के बारे में बता रहा था, कह रहे थे कि सर हम लोग 12th में कभी इसके बारे में पढ़े ही नहीं है, कैसे हम लोग पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। तो भाई, अब की बार एनटीए ने आप लोगों की जो फरियाद थी, जो आप लोगों का कंसर्न था, वो सुन लिया अकाउंटेंसी में। इसलिए हमारा अब की बार 0 वेटेज था, एक भी क्वेश्चन अकाउंट से नहीं आया है। ठीक, और एक पोर्शन हमारा बचता है मैनेजमेंट का, ठीक, जहां पे हम लोगों ने मैनेजमेंट के नेचर, फीचर, सिग्निफिकेंस और हेनरी फ्योल साहब और एफडब्ल्यू टेलर साहब के प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेशन, इन सब के बारे में भर भर के पढ़ा था। वहां से भी आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मैनेजमेंट से केवल और केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए और वो भी पूछा गया है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन से। ठीक, और उनके बारे में हम लोगों ने अपनी क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़ा है। ठीक, अगर आपने YouTube सेशन किया होगा या हमारी रेगुलर क्लासेस की होंगी तो आपने आसानी से उनको अटेम्प्ट कर लिया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमने पढ़ा था क्लासरूम में, सेम टू सेम वही क्वेश्चन उठ करके हमारे पेपर में आया है। ठीक, मैंने देखिए आपको मास्लो साहब की नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में बताया था कि भाई मास्लो साहब ने 5 स्टेप की हायरार्की थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा था कि भाई आदमी की जो नीड्स होती हैं उनकी एक हायरार्की होती है और वो अपनी उस नीड को फुलफिल करते हुए हायरार्की में ऊपर बढ़ते रहता है। ठीक, तो आइए जरा देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। उसी हायरार्की थ्योरी को आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना था। ठीक, तो ये जो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी होती है कुछ आपकी इस ऑर्डर में बनती है। ठीक, जिसमें से सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, जिससे हमें सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं। ठीक, फिजियोलॉजिकल के बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड आती है। ठीक, फिर उसके बाद आपकी अफिलिएशन या बिलोंगिंगनेस नीड आती है। जिसे हम लोग सोशल नीड भी बोलते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आपका एस्टीम नीड आता है।
ठीक, जैसे हम लोग स्टेटस नीड भी बोलते हैं। और सबसे लास्ट में आता है बेटा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सबसे लास्ट में या सबसे ऊपर की हायरार्की में आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक, तो देखिए सबसे पहला हमारा हो जाएगा फिजियोलॉजिकल नीड। तो फिजियोलॉजिकल नीड कहाँ है? सी नंबर पे। और उसके बाद आ जाएगा आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, वो है आपका बी नंबर पे। ठीक, उसके बाद आ जाएगा हमारा अफिलिएशन या सोशल नीड, जो कि आ जाएगा आपका तीसरे नंबर पे। फिर उसके बाद हमारा एस्टीम या सोशल नीड आ जाएगा। और सबसे लास्ट में हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा CBAED। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहां से जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारी करेक्ट आंसर बनने वाली है। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन और जो है हमारा मैनेजमेंट से, वो भी आपका मोटिवेशन थ्योरी से ही रिलेटेड है। ठीक, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 70। ठीक, दोनों एग्जामिनर ने मैनेजमेंट के क्वेश्चन तो पूछे, लेकिन दोनों के दोनों मोटिवेशन थ्योरी से ही पूछा गया है। ठीक, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपका असर्शन एंड रीजन टाइप का है। यहां पे आपका लिखा हुआ है असर्शन में मैकग्रेगर हैज गिवन द जेड थ्योरी ऑफ मैनेजरियल बिहेवियर। उसके बाद इसके रीजन में दिया गया है अकॉर्डिंग टू थ्योरी जेड मैनेजमेंट टेंड्स टू प्रमोट स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई एम्प्लॉय मोरल एंड सेटिस्फेक्शन। देखिए अगर हम लोग बात करें मैकग्रेगर साहब के बारे में, तो मैकग्रेगर साहब ने थ्योरी जेड नहीं दिया था, मैकग्रेगर साहब ने थ्योरी एक्स एंड वाई दिया था। मैकग्रेगर साहब ने थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन दिया था। ठीक, और रही बात थ्योरी जेड की, तो ये दिया था आपका विलियम ओजी साहब। ठीक, विलियम ओसी जो भी आप बोलना चाहिए बोल सकते हैं। तो यहां पे थ्योरी जेड आपका दिया था मैकग्रेगर साहब ने, गलत है एकदम भाई। मैकग्रेगर साहब ने एक्स एंड वाई दिया था। और थ्योरी जेड के डेफिनेशन में कहा गया है कि भाई यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करता है? स्टेबल एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है, हाई प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करता है, हाई एम्प्लॉय मोरल और सेटिस्फेक्शन को प्रमोट करता है। एकदम सही बात है, थ्योरी जेड में ये एकदम सही बात की गई है। तो अगर हम लोग देखें तो ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, आर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे कॉमर्स वाले पोर्शन से बस केवल इतने ही पेपर आए थे, इतने ही क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन। ठीक, एक आपका मास्लो साहब की नीड हायरार्की थ्योरी और दूसरा मैकग्रेगर साहब की थ्योरी। ठीक, बाकी का आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं जो आप लोग पढ़े हैं उनका वेटेज रहने वाला है। देखिए इसीलिए हम लोग एनटीए को नॉट नेवर ट्रस्टिंग एजेंसी बोलते हैं। कब यहाँ पे किस चीज का वेटेज कम हो जाए, कब किसका वेटेज ज्यादा हो जाए, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक, चलिए, लेकिन इस बार अगर कॉमर्स और अकाउंटेंसी का वेटेज कम हुआ है तो उसका बेनिफिट जरूर आपको मिला होगा। बहुत सारे बच्चे थे जो कहते थे कि सर हम लोग अकाउंटेंसी वगैरह नहीं पढ़े हैं या कॉमर्स के बारे में नहीं पढ़े हैं, बहुत दिक्कत होता है, तो उनके लिए बेहतर रहा। ठीक, तो ये मेन हमारे कॉमर्स वाले पोर्शन का एनालिसिस रहा। बाकी आप लोगों को क्या राय है पेपर के बारे में, क्या आपका स्कोर वगैरह है, हम लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मालवी एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बीएड इकोनॉमिक्स का, बीएड ह्यूमैनिटीज़ का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर आ चुका है, आपको पता है, आंसर की भी रिलीज हो गया है। तो आज हम लोग जितने भी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आए थे बीएड के, आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप लोग के होप सो पेपर अच्छे गए हों। बहुत बच्चों का ये था कि करंट अफेयर ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, माइक्रो से क्वेश्चंस नहीं आए थे। ये बात तो है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चंस थे, सेंसस से 2011 के सेंसस से क्वेश्चंस आए हुए थे। उसके बाद आरबीआई से एक क्वेश्चन था, मतलब 3-4 क्वेश्चन तो बुक्स में से थे और कुछ आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे। और ज़्यादातर इंडियन इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन थे, ज़्यादातर क्या सारे ही इंडियन इकोनॉमिक्स से थे और कहीं से क्वेश्चन नहीं आते। मैक्सिमम आपके इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन थे वो 13 to 14 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, वो भले ही करंट अफेयर्स में हो या फिर इकोनॉमिक्स में हो। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कहाँ गया आपका क्वेश्चन नंबर 24? ये रहा आपका, लिखा है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द टॉप source of a foreign direct investment FDI in India in a financial year
मतलब 2024 से 25 के बीच में जो भी इसका हुआ है, मतलब ये करंट अफेयर से ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा आपका सेकंड, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा आपका सेकंड, ऑप्शन होगा म्यूरिटियस, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चन। 25 जो है जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है, ये मेनली 2016 में हुआ था, ठीक है। ये स्टार्टअप ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लिया गया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था। ये पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोगों ने पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया गया होगा, या फिर जनरल नॉलेज से आप क्वेश्चन से मान सकते हो, क्योंकि ह्यूमैनिटीज एक मतलब कि सोशल साइंस है, सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सारे मिक्स होते हैं। तो मिक्स टाइप के क्वेश्चन कहीं कहीं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लग रहा है कि इकोनॉमिक्स का भी है, ये पॉलिटिकल साइंस का भी लग रहा है, ज्योग्राफी का भी लग रहा है, इकोनॉमिक्स का भी लग रहा है, ऐसा कुछ मिस मैच जैसा कुछ लग रहा है, मतलब मिक्स सा लग रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो कि ये भी इकोनॉमिक्स का ही है। ये तो मैंने बताया भी था आपको, द सेंसस ऑफ 2011 का सेंसस है। इसमें बताना कौन सा सही है। तो ए लिखा है स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश, जो कि ये सही है, ठीक है। बी है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 284 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, ये गलत है। थर्ड है इंडिया शेयर इन वर्ल्ड पॉपुलेशन 27.76%, ये भी आपका गलत है। डी है स्टेट विथ लोएस्ट डिकेडल्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नागालैंड, ये आपका सही आंसर है, मतलब कि आपका ए और डी सही है। लास्ट देख लेते हैं ये सही है कि नहीं। ई है स्टेट विथ हाईएस्ट टैक्स रेशियो मेघालय, नो, आपका आंसर होगा आपका ए और डी, ऑप्शन ए। ये किसी बच्चे का एक क्वेश्चन पेपर था जिन्होंने क्वेश्चन लगाया था, जिनका सही था उनके में मतलब कि ऐसे काउंटिंग किया गया है, इस पे आप हम लोग मत जाना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आते हैं 32, जो कि इकोनॉमिक्स का है। ये सब आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा। इसमें देखो दो क्वेश्चन जो है आपका इकोनॉमिक्स जो कि मैंने नीति आयोग के बारे में बताया था, 2015 में आया था। ह्यूमन राइट एक्ट जो है वो हमारा कब आया था, कौन बताएगा। ह्यूमन राइट एक्ट हमारा 1993 में आया था, ठीक है। तो दो आपको पता चली गया है, नीति आयोग का पता चला 2015, ह्यूमन राइट एक्ट जो हमारा 1993 में आया था, ठीक है। लोकपाल वाला जो है वो आपका 2005 में जाएगा, और हाँ नहीं 2013 में जाएगा, 2013 में जाएगा। और ये आपका कमीशन ऑफ अ चाइल्ड राइट एक्ट, ये हमारा जाएगा 2005 में। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा, ए का जो है आपका थर्ड है, बी का आपका फोर्थ है, तो आपका ए फर्स्ट ही आएगा, ठीक है। इसका भी ऑप्शन आपका क्या आएगा, फर्स्ट आंसर आएगा। क्लियर हो रहा है, विजुअल है आपको कि जूम आउट कर दे, एक ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है ये, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कहाँ गया। इसमें देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें मैच द कॉलम में कब स्टैब्लिश हुआ है वो बताना। नाबार्ड, आईडीबीआई जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई मीन्स होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SIDBI जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। BOI मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये है। नाबार्ड का तो आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि 1982 में हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। क्लियर। चलो बॉम्बे ऑफ स्टॉक जो है वो हमारा कब है, 1875। IDBI मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारा क्या है, 1964। SIDBI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारा लास्ट बच रहा है 1990। इसका भी ऑप्शन होगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहाँ गया, 46
देखो लिटरेसी रेट के बारे में मैंने बोला था आप लोगों से कि पढ़ लेना, और मैंने बताया भी था इंडियन इकोनॉमिक्स में इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है, हाईएस्ट टू लोएस्ट बताना है, ठीक है। अब पर कौन से पर सेंसस के हिसाब से, 2011 के। तो पहला आपका त्रिपुरा होगा फर्स्ट, ठीक है। सेकंड जो होगा आपका सिक्किम होगा, थर्ड जो होगा आपका उत्तराखंड होगा, फोर्थ जो है आपका आसाम है, एंड लास्ट आपका अरुणाचल प्रदेश में आएगा। क्योंकि इसको हम लोग क्या करना है, पहले हाईएस्ट, तो फर्स्ट नंबर पे हाईएस्ट त्रिपुरा है, सेकंड नंबर पे आपका सिक्किम है, थर्ड नंबर पे आपका उत्तराखंड है, फोर्थ नंबर पे आपका आसाम है, एंड फिफ्थ नंबर पे आपका आएगा ई जो है अरुणाचल प्रदेश। तो फर्स्ट ADCBE थर्ड। देखो यहाँ पे ऑप्शन लिखा भी है थर्ड, इस बच्चे ने गलत चूज किया था, जिसका भी है निगेटिव में चला गया, बट आंसर आपका थर्ड यहाँ पे है। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 46 हो गया है ना, 46 हो गया आपका 51। देखो यहाँ पे लिखा है आरबीआई का क्वेश्चन है ये, देखो जूम कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड। कौन सा कमीशन था भाई? अब हमारा आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था ये तो पता है, 19, बताओ भाई हमारा आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1935। हाँ 1935, 1 अप्रैल। और हिल्टन यंग कमीशन जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें आंसर लिखा है, नहीं लिखा है, इसमें आंसर नहीं दिया है। देखो मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ 3, इसका आंसर होगा 3। अच्छा इसने आंसर नहीं दिया है, ओके कोई बात नहीं। हिल्टन यंग कमीशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ये थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, बोल सकते हो आप लोग, हो सकता है ये आपका पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी से पॉलिटिकल साइंस से मैच कर रहा होगा ये क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स मतलब मैचिंग ही है, तो मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें असर्शन एंड रीजनिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम फॉर अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड इम्पेंसिपेशन ऑफ वुमेन। रीजन क्या है? द डिक्लाइनिंग ऑफ अ चाइल्ड सेक्स रेशियो CSR एंड रिलेटेड इशू ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ अ वुमेन इन आवर सोसाइटी हैज बीन द कॉज ऑफ अ कंसर्न फॉर गवर्नमेंट। ये आपका जो है दोनों ही सही है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, किस लिए किया था? रीजन जो बोल रहा है जेंडर इक्वालिटी एंड जो हमारी वुमेन्स थी उनके लिए, ठीक है, ये सही है। और किस लिए किया था? क्योंकि डिक्लाइन हो रहा था हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड रिलेटेड इशू ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, डिक्लाइन हो रहा है। तो आपका दोनों ही सही होगा, आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन में जाएगा। मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन है और जो असर्शंस दिया दोनों ही आपका क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 62। इसमें क्या क्या गया है, इसमें कहाँ गया 62? ये देखो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपको ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन हो सकता है ज्योग्राफी वाले सर बताएं आपको। इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी मिक्स ही है, समझ लो इसको। मैं ऐसे बस आंसर बता देती हूँ इसका। 62 का आपका आंसर सेकंड होगा 1987, ठीक है। इसका बस एक बार इसे देख लो, क्योंकि इकोनॉमिक्स से भी रिलेट कर रहा है, थोड़ा ज्योग्राफी से भी रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कहाँ गया आपका 68? ये रहा, ये इकोनॉमिक्स का है, सॉरी ये इकोनॉमिक्स का है। इसमें आपको बताना, अमर्त्य सेन का तो आपको पता है ना, वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, सबसे इजी, ठीक है। लास्ट का आपको थर्ड दिख ही गया। अब इसमें देखो लास्ट का थर्ड कौन सा है, देखो इतना इजी है, देखो लास्ट का थर्ड कौन सा है, अमर्त्य सेन का तो आपको पता था ना, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। कितना इजी क्वेश्चन है, एक ही चीज में आप लोग बता सकते हो। और जो कि अमर्त्य सेन का मैंने बताया भी था, इसी में आपका आंसर मिल जा रहा है, क्योंकि कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। जिसको ये पता होगा वो फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, उसको और तीन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। ना थॉमस का देखना पड़ा होगा, ना पॉल का देखना पड़ा होगा, ना अभिजीत बनर्जी का देखना पड़ा होगा। बस आप लोग अमर्त्य सेन देखोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व। कितना ईजी था ये, था या नहीं? चलो नेक्स्ट चलते हैं, ज्यादा हम लोग एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे। 70, क्वेश्चन नंबर 70 कहाँ गया? नहीं 70 को ये आपका वैसे इकोनॉमिक्स से ही मान सकते हो ये,
इसका भी आंसर आपका बता ही देते हैं हम। क्वेश्चन इसका होगा नॉट करेक्ट। देखो MS जॉर्ज हैज गिवन जेड थ्योरी ऑफ अ मैनेजरियल बिहेवियर, ये नहीं है, ये इकोनॉमिक्स का नहीं है। नो नो, इकोनॉमिक्स का नहीं होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 एंड 71 ये आपका है। ये भी एक इंडियन यूके कंपैरिजन, ये आपका आएगा करंट अफेयर में, ये आपका करंट अफेयर में आएगा, ठीक है। मतलब करंट से ही क्वेश्चन पूछा, इंडियन इकोनॉमिक्स का ही है, जो कि 2025 में ये हुआ था। इंडियन यूके कंपैरिजिव इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन, ये हुआ था हमारा 2025 में ही हुआ था ये साइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 का है। अब हम लोग आता है क्वेश्चन नंबर 73, जो कि लास्ट है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नहीं है, खत्म। यहाँ पे क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ईयर द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इन इंडिया वाज हाईएस्ट। 2011 में जो है वो हमारा सेक्स रेशियो कितना था, 943 फीमेल था, 943 फीमेल था पर 1000 मेल पे, ठीक है। ये हमारा 2011 का है। बट अगर सबसे हाईएस्ट अगर पूछा तो हाईएस्ट में आपका आएगा 1951 में हमारा जो है सेंसस ईयर में सेक्स रेशियो इंडिया का सबसे हाईएस्ट था 1915 में, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका जाएगा, ठीक है। तो इतने ही सारे क्वेश्चन थे आपके इकोनॉमिक्स के, ज़्यादातर क्या सारे ही इंडियन इकोनॉमिक्स के थे। तो आप लोग होप मत छोड़ना, ये मत सोचना कि पेपर टफ आया था या इस बार नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो जो पढ़े हुए हैं बच्चे उनका जब प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो नहीं पढ़े हो तो उनको तो और प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो पेपर सबके लिए टफ आया है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नहीं अच्छे से हुआ है तो सबका ही नहीं अच्छे से, जो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि टफ लग रहा है, नहीं आएगा, ये तो क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि आएगा, ठीक है। तो वो सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, ऑल द बेस्ट। आप लोग का वैसे भी रिजल्ट आने वाला है, सब लोग अच्छे से मेहनत की हो, आप लोग का वो रिजल्ट में दिखेगा, ठीक है। तो गुड बाय एंड टेक केयर।